आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, ITI सेकेंड ईयर क्लास 5। टारगेट हमारा 2023 में जो ITI एग्ज़ाम होने हैं उसकी तैयारी करने के लिए हम लोग 5वीं क्लास पढ़ रहे हैं। जिसको इसके पहले की नॉलेज चाहिए वो बाकी की 4 क्लास देख ले। चलते हैं हम अब आज की अगली स्लाइड पर, उसके पहले देख लेते हैं यदि हमें इस कोर्स से रिलेटेड आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो www.globaliti.org पे जाके आप इस ऑनलाइन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप वहाँ से पा सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमने कल जो है 60 क्वेश्चन तक डिस्कशन किया था। 60 क्वेश्चन तक डिस्कशन करने के बाद आज हम 60 के बाद चल रहे हैं 61 पे। 61 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ DC मोटर। DC मोटर की स्पीड, अब हमने कल एक फार्मूला पढ़ा था, विच फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ DC मोटर। कल हमने बताया था आपको जो हमारा यहाँ पे N क्या है, सॉरी पेन मोड में लाते हैं। N हमारा क्या है, N हमारा स्पीड है, ठीक। N हमारा स्पीड है। EB क्या है हमारा, EB हमारा बैक EMF है। EB हमारा बैक EMF है। बचा क्या, फाई। फाई हमारा फ्लक्स है। अगर इन तीनों के बीच में हम रिलेशन जान जाएं तो हमें एक सूत्र होता है, फार्मूला हमने पिछली क्लासों में सॉल्व किया है शायद। अगर इन तीनों चीज़ों के बारे में जानते हैं तो इसको सॉल्व करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो हमें तीनों चीज़ इसमें दे रखी है, देखते हैं कहाँ पे क्या दे रखा है। तो कल जो हमने बताया था 60 पूछा है, DC मोटर की गणना गति करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। हमारा जो N होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो, ठीक है। स्पीड हमारी फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हमने ये रिलेशन देखना है कि कहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पे ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब ठीक है। और अब ये दिया हुआ है हमारी जो स्पीड होती है, अब जो बैक EMF होता है, बैक EMF का फार्मूला हमने आपको कल बताया था। बैक EMF का फार्मूला शायद आप लोग को याद होगा। बैक EB इक्वल टू होता है V माइनस IAR। खैर उसका यहाँ से संबंध नहीं है इस समय, लेकिन हमने बता दिया, जो कोई ना जानता हो EB इक्वल टू V माइनस IAR होता है। कहीं कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख देता है। इस सब चीज़ों से कोई विशेष मतलब नहीं, लेकिन आप जो है ध्यान रखिए। ऐसे भी लिख देता है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए। कभी कभी I को बाहर लिख देगा, V माइनस EB अपन आ रहा है, ऐसे कुछ भी लिख देता है, वो उसका काम है। लेकिन हमें जो आपको एक्चुअल फार्मूला है वो माइंड करके जाना है एग्जाम देने, तभी हम क्वेश्चन का सलूशन दे पाएंगे। इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है हमने आपको बताया, N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली बोल रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है फ्लक्स के। ये हमारा स्पीड और फ्लक्स रिलेशन है, ठीक है। यहीं से निकल के आता है। इसका जो निगमन है हम जब चलेंगे थ्योरी क्लास तो वहाँ पे करेंगे बेहतर तरीके से। यहाँ पे निकल के आएगा EB अपान फाई। कहीं कहीं बुकों में के लिख देता है, के तब लिखा जाता है जब ऐसे लिखा होता है N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB अपान फाई। यहाँ पे इसको ऐसे देना चाहिए, बल्कि दिया नहीं है, इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए हम कांस्टेंट ले लेते हैं, तब हमारा हो जाता है N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी EB अपान के फाई। इसका पहला नंबर सही है।
चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग कितने समांतर होता है। बोला है 4 पोल, पोल आपके 4 बोला है। डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, यहाँ बोला है लैप वाइंडिंग। कल के एक क्वेश्चन आया था उसमें शायद वेव वाइंडिंग बोला था। 4 पोल है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग बोला है। तो 4 पोल के लिए डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग कितने हमें चाहिए, 2 रास्ते चाहिए, समांतर रास्ते पूछा है। कल वाला वेव वाइंडिंग था, उसमें जो है शायद 8 आंसर आया था, तो इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमारे कितने रास्ते हो जाएंगे, 2 रास्ते हो जाएंगे। हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग इन द आर्मेचर ऑफ 4 पोल डीसी मोटर। इसका सबका जो सूत्र होगा, जो निगमन होगा, मैं जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे सबको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखा दूंगा, आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी आप लोग माइंड करिए कि अगर 4 पोल हैं तो कितने समांतर रास्ते बनेंगे, 2 समांतर रास्ते बनेंगे। तीसरा क्वेश्चन है डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करती है। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा, देखो आर्मेचर कल हम जो बताए थे आपको, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा पूछा है। ठीक है, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। दाहिना हाथ पकड़ नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर 63 है, आप लोग देखिए। पूछा है कि घूमने की दिशा, तो ये होता है फ्लेमिंग, कल हमने आपको बताया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे मोटर दिशा घुमाती है और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ पे जो दिशा घूमने की होती है वो जनरेटर की होती है। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद चलते हैं 64 का। ये जो सर्किट डायग्राम बना है इसको देखते ही आप लोग जान गए होंगे, क्योंकि पैरेलल में लगा हुआ है। तो ये तो है तो शंट मोटर का। अब शंट मोटर में शायद कुछ और दिया हो, कई शंट मोटर होती हैं, क्योंकि देखिए शंट मोटर का जो सर्किट डायग्राम बनता है वो किस प्रकार बनता है, आप लोग को बता के दिखा देते हैं। समांतर में रहता है, वो बना ही है, बताना है केवल। जहाँ भी ये पैरेलल हो, समांतर हो, तो वो शंट मोटर का सर्किट डायग्राम होता है। ठीक है, तो ये हमारा डीसी शंट मोटर का सर्किट डायग्राम है। पूछा है डीसी मोटर का क्या नाम है, जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है डीसी शंट मोटर का है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 65 क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 65। विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। अब देखो यहाँ पे बात कर दिया है करंट की, कौन सा रूल है करंट की, यहाँ पे डायरेक्शन बोला था, यहाँ पे करंट बोला है। यही चीजें हैं जो हम लोग को कंफ्यूज करती हैं। वहाँ पे करंट बोला था, वहाँ पे डायरेक्शन बोला था, यहाँ पे करंट बोल दिया है। तो यही सब चीजें हमें गौर करनी है कि करंट which rule determines the direction of current in DC मोटर। डीसी मोटर के करंट की दिशा पूछ रहा है। ठीक है, करंट की दिशा पूछ रहा है। वहां पे थोड़ी सी केस दूसरा था, ये पिछला क्वेश्चन था। आर्मेचर के घूमने की दिशा पूछा था, यहाँ पे आर्मेचर के घूमने की दिशा। बस इस सब चीजों को ध्यान देना है। आर्मेचर जो है बाएं हाथ के नियम पे घूमता है, जो करंट हमारी फ्लो होती है उसके जस्ट अपोजिट होती है। जब उसके जस्ट अपोजिट होगी तो कौन सा हो जाएगा, दाहिने हाथ का। इसका डी नंबर सही होगा। उसके बाद चलते हैं अगले स्लाइड पे। अभी हमने बताया है, अभी एक आपको दिखाया था, वही जो बता रहे हैं EB इक्वल टू, कुछ बताया था आपको EB इक्वल टू क्या होता है, वही रिलेशन है। अभी आप लोग रिमाइंड करिए, एक बार देखिए। अभी जो बताया था, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द करंट टेकन बाय डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा गणना का सूत्र क्या है, ये पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, अभी हमने बताया था EB इक्वल टू V माइनस IA तो आप लोग करिए, देखिए कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, EB इक्वल टू V माइनस IA। अब जैसे इसको हम इधर लाएंगे, बैक EMF को इधर ले आइए थोड़ी देर के लिए, बैक EMF को इधर ले आइए, तो कौन सा ही होगा। अभी हमने बताया था आपको IA इक्वल टू, जैसे बैक, अब देखिए IA ये वाला सेटिस्फाई हो नहीं रहा, अगर ये देखें तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। देखो हमें कुछ भी ये बात याद रखना, दिमाग में ये बात यहाँ पर याद रखना कि जो हमारा फार्मूला होता है ओम का नियम I इक्वल टू V अपॉन R, तो
तो उसको भी बाइंड कर लोगे तो भी यहाँ पे देख लोगे। अगर कुछ देर के लिए तुम जो है जो हमारा EMF है इसको भी V मान लो, इसको भी वोल्ट मान लो, दोनों लगभग एक ही चीज़ फिलहाल मान लो कुछ समझने के लिए, बाकी ऐसा थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा नहीं। ये हमारा बैक EMF वोल्टेज है, ठीक है। तो I इक्वल टू V/R सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एब्सेंट है। यहाँ पे क्या एब्सेंट है? बैक EMF एब्सेंट किया हुआ है उसने, तो ये तो हो नहीं सकता, गलत हो गया। उसके बाद बचा IA इक्वल टू EV/RA, IA इक्वल टू EVR, लेकिन यहाँ पे इसने B को एब्सेंट कर दिया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला IA V प्लस EB, अब जब EB उधर जाएगा तो ये अपने आप में क्या लेके जाएगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे I जब EB उधर जाएगा तो V माइनस EB हो जाएगा, तो ये RA इधर RA अपान में जाएगा, IA बगल में आएगा, तो हमारा ये वाला क्या बोलते हैं ऐसे हो जाएगा IA इक्वल टू V माइनस EB अपान RA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर, जहाँ तक हमें दिख रहा है। बाकी आप लोग देखिएगा, कोई क्वेश्चन होता है हम लोग से भी गलती हो जाती है, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा। जब अगली क्लास में आएंगे तो आप लोगों का कमेंट हम देख के सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन डाउट वाले होते हैं। तो हमारा आर्मेचर द्वारा ली गई धारा गणना का सूत्र क्या हो जाएगा? IA इक्वल टू V माइनस EB अपान RA। वो भी तब कर पाओगे जब आप इसको जानते रहोगे, नहीं जानते रहोगे तो नहीं कर पाओगे 100%, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है। DC मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान के लिए कौन सा नियम लागू होता है? अब आर्मेचर की जहां घूमने की दिशा होगी वहीं फ्लक्स होगा। आर्मेचर DC मोटर में फ्लक्स बोला है, फ्लक्स और आर्मेचर का बढ़िया कलेक्शन होता है और करंट का थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। तो हमारे बताने के हिसाब से क्या बचा? कार्क-स्क्रू नियम। कार्क-स्क्रू नियम आपको बताए थे कल, हम फिर से एक बार चर्चा कर ले कार्क-स्क्रू नियम की, कुछ लोग को समझ में ना आया हो तो ये समझाने के लिए है। जैसे एक हमारा छोटा सा नट बोल्ट है, इस टाइप में, थोड़ा सा भावनाओं को समझिएगा, बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपका छोटा सा नट बोल्ट है और जब इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे और जब ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज इधर वाला जैसे हम घुमाएं तो ये क्लॉकवाइज बोलेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो हमारा स्क्रू है वो डाउनवर्ड जाएगा, नीचे की ओर आएगा, डाउन जाएगा। एंटी क्लॉक करेंगे तो फिर ऊपर की ओर जाएगा, अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की ओर जाएगा। और जो कार्क-स्क्रू नियम होता है बेसिकली बताता क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। उसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इन सब की चर्चा करेंगे, समय बहुत कम है थोड़ा सा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए होता है, लेकिन उसकी भी अपनी अलग अलग एक कंडीशन होती है। और फ्लक्स और आर्मेचर वाला जो केस है ये सेम हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? 67 का आप लोग समझ गए होंगे। 67 का कौन सा सही होगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, क्योंकि आर्मेचर वाला रूल लागू होता है। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन कराया था, ये देखो, आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? तो आपने बताया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब आर्मेचर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो फ्लक्स कटेगा, तो आर्मेचर जैसे घूमेगा तो फ्लक्स जनरेट होगा, तो फ्लक्स ऐसे होगा, करंट रिवर्स में होगी, तो करंट हमारे कौन से आ जाएगी? दाएं हाथ के नियम पे आ जाएगी। लेकिन जो हमारा फ्लक्स है वो बाएं हाथ के नियम पे ही रहेगा। तो इसलिए उसका आंसर कौन सा सही है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। और इसके पहले वाले में जो क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। बस ये चीजें पढ़ना जरूर है। क्वेश्चन आपको 203 बार केयरफुली पढ़ना है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे नहीं तो पछताएंगे। आप तो बस याद करके रट के चले जाएंगे, जनरेटर में दाहिना हाथ लगाना है, मोटर में बायां हाथ लगाना है, गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक है। फिर वही बोलोगे पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए जो है बहुत ध्यान दे के जाना है। क्या बोला? करंट की दिशा
दाहिने हाथ का, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। क्वेश्चन नंबर 68, डीसी मोटर के प्रकार का नाम दे। देखिए इसमें पूरा सर्किट बना ही नहीं है, अगर पूरा सर्किट बन जाता तो मोटर ही चेंज हो जाती है, इसीलिए बनाया नहीं। तो इसका मतलब शंट मोटर है, सीरीज मोटर है, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। अब आप लोग एक बार बताइए कौन सी मोटर है। डीसी मोटर के प्रकार का नाम दें। ऐसे ही आपको एग्जाम में सर्किट डायग्राम दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि जो है डीसी मोटर के प्रकार का नाम दें, तो आपको बताना है कि ये कौन सी मोटर है, शंट मोटर है, सीरीज मोटर है, कौन सी मोटर है। तो यहाँ पे जो है ये मोटर है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। अगर इस प्रकार का सर्किट डायग्राम आपको दे देता है तो आपको बिना रुके बिना सोचे तुरंत जो है अपना आंसर देना है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। शंट तो है, देखो बताए ना कि जहाँ पैरेलल की बात होगी वहाँ पे शंट हो जाएगा, तो शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। उसके बाद पूछा है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ इन अ डीसी मोटर। डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। देखो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों में ईएमएफ कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, बस डीसी जनरेटर में बैक ईएमएफ होता है। बैक ईएमएफ क्यों होता है, क्योंकि 180 से शुरू होता है ना, रिवर्स। तो डीसी मोटर में जो है बैक ईएमएफ होता है और जनरेटर में ईएमएफ होता है। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं, दोनों में लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग फार्मूले जब भी लगेंगे तो लैप वाइंडिंग के लिए A=P हो जाएगा, वेव वाइंडिंग के लिए A=2 हो जाएगा। तो आप लोग देखते ही जान गए होंगे, कल से क्वेश्चन बार बार मुलाकात कर रहा है। EB=P∅Zn/60A, P∅Zn/60A, इसका सी नंबर सही होना चाहिए। देख लेना, वैसे अगर हम हो सकता है बताते में सी में टिक लगा दें या बी सही हो, लेकिन जो अगर आपको फार्मूला आता है तो आप जो है ऐसे लिख लीजिए कहीं पे P∅Zn/60A, जहाँ पे वेरीफाई हो रहा है उस पर टिक कर दीजिए, ठीक है, P∅Zn/60A। अब उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट, उपकरण का नाम क्या है। मेगर है, एक्सटर्नल ग्रोवर है, इंटरनल ग्रोवर है, ये क्या है, कौन सा उपकरण है। तो आपको बताना है ये कौन सा उपकरण है। मेगर आप लोग देखे हैं, मेगर का सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे होता है बेटा। हैंडल लगा होता है, ठीक है, मेगर ऐसे होता है। तो ये मेगर तो है नहीं। अर्थ टेस्टर, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर भी नहीं है। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर जानते हैं कैसे होता है। चलिए ठीक है, जब हम पढ़ाएंगे थ्योरी तब वहाँ पे आपको बना के दिखाएंगे अर्थ रेजिस्टेंस कैसा होता है, इंटरनल ग्रोवर कैसा, एक्सटर्नल ग्रोवर। जो हमारा ये फिगर दिया हुआ है बेटा, ये एक्सटर्नल ग्रोवर का है, इसका डी नंबर सही है। व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट, ये जो दिया हुआ है एक्सटर्नल ग्रोवर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। कॉइल पिच इज लेस देन, कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। फुल पिच वाइंडिंग, हाफ पिच वाइंडिंग, लॉन्ग क्रोडेड वाइंडिंग, शॉर्ट क्रोडेड वाइंडिंग। अब चलो एक बार क्वेश्चन आप लोग और से पढ़िए। व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। कौन सी मतलब किस कंडीशन में कॉइल पिच लेस देन होती है पोल पिच में, और उस वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, ये आपको डिफाइन करता है। जब हम चलेंगे थ्योरी क्लास पढ़ने तो वहाँ पर हम सारी पिचें जितने होती हैं, बैक पिच, फ्रंट पिच, सब पढ़ेंगे, तो वहाँ से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो बता दें कि किसके यदि कॉइल पिच पोल पिच से छोटी है या कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। तो बेसिकली उस वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, शॉर्ट क्रोडेड वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। जब
ऐसा केस हो जाए जहाँ पे कॉइल पिच पोल पिच से छोटी हो या कम हो तो उसको हम शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग बोलते हैं। डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करे, होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाए, कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बनाए, होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करे। लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल, इंक्रीज द करंट इन होल्डिंग कॉइल, इंक्रीज द वोल्टेज इन होल्डिंग कॉइल, डिक्रीज द वोल्टेज इन होल्डिंग कॉइल। 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा है डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर टू, देखिए स्टार्टर होते कितने पॉइंट के हैं डीसी मोटर में? 3। 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। ठीक है, ये आपके 3 प्रकार के स्टार्टर होते हैं, शंट सीरीज कंपाउंड। ठीक, तीनों मोटर के लिए अपना यूज कर लेते हैं, कैसा जैसे हमें ज़रूरत होती है वैसे हम यूज कर लेते हैं। तो 72 नंबर आपका क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन का सही कौन सा है? भाई स्टार्टर की जरूरत क्या होती है? स्टार्टर हमें जो है स्टार्टिंग में हेल्प करता है मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल, क्योंकि स्टार्टिंग एक देखिए स्टार्टर क्या केस क्या है, मोटर होता है, मोटर को स्टार्टिंग में करंट चाहिए और रनिंग के लिए करंट चाहिए। स्टार्टिंग के लिए उसे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, रनिंग में मेंटेन रखने के लिए थोड़ा कम चाहिए, या कोई अलग कंडीशन है। मतलब हमें जब हमारी मोटर स्टार्ट होती है, जब रन होती है, तो बराबर उसे करंट नहीं चाहिए होती है, मतलब बराबर सेम एम्पियर की करंट नहीं चाहिए होती है। और अगर हम कोई इक्विपमेंट नहीं लगाएंगे तो हम इस चीज़ को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। स्टार्टर क्या करता है भाई, कोई चीज़ आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उस समय आपको ज़्यादा एक्सपेंस करने की आवश्यकता होती है, लेकिन बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए फिर उतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? या तो बैंक से आप लोन लेंगे, ब्याज लेंगे, फिर धीरे धीरे उसे देते रहेंगे। तो उसी प्रकार है कि स्टार्ट डिवाइस लगा लेते हैं स्टार्टर, वो धीरे धीरे चीजों को नियंत्रित करता रहता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल। होल्डिंग कॉइल में करंट की मात्रा को लिमिट करता है या सीमित करता है। डीसी सीरीज मोटर की किस गति से नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन? डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? फील्ड डायवर्टर विधि, फील्ड टैपिंग विधि, आर्मेचर डायवर्टर विधि, आपूर्ति वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। मतलब 4 मेथड उसने दिए हैं। इसमें जो डीसी जो हमारा रेलवे होता है, जो हमारा रेलवे क्या बोलते हैं, जो हमारा इंजन होता है, उसमें ज़्यादातर डीसी सीरीज मोटर यूज होती है ट्रैक्शन कार्यों में। ठीक है, तो वहाँ पे टार्क बहुत ज़्यादा होता है, टार्क बहुत ज़्यादा होता है, तो जिस कारण हमें उसके लिए एक स्पेशल पर्पज जो है हमें नियंत्रण अपनाना पड़ता है, कि स्पेशल पर्पज कंट्रोलिंग मेथड अपनाना पड़ता है। तो उसके लिए जो नॉर्मल हमारी कंट्रोल मेथड है उनसे थोड़ा सा अलग होता है। तो वही पूछा हुआ है, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? फील्ड डायवर्टर विधि, फील्ड टैपिंग विधि, आर्मेचर डायवर्टर विधि, आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो 73 नंबर है। इसमें का सही आंसर कौन सा है? आप लोग जरा मैसेज करिए, आपको समय दे दिए 2 सेकंड का, आप लोग बताइए कौन सा सही है। 73 नंबर पूछा है। डीसी सीरीज जो हमारी मोटरें हैं रेलवे में जिनका उपयोग होता है उनमें कौन सी मोटर यूज होती है? ठीक है, बताइए, हम बताने जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो है फील्ड डायवर्टर विधि वाला मेथड अपनाया जाता है। उसके बाद चलते हैं 74 नंबर। शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के सीरीज में होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाए, होल्डिंग कॉइल करंट घटाने के लिए, शंट फील्ड को करंट से बचाए, या शंट फील्ड खुली होने की स्थिति में मोटर की सुरक्षा के लिए। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पूछा है व्हाई शंट फील्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद होल्डिंग कॉइल इन डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर। शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, ये पूछा है आपसे। तो देखिए होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है? तो होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाता है। भाई करंट बढ़ाने घटाने का काम तो स्टार्टर ने ले रखा है, कॉइल का काम, आपका जो काम है वो हम बताएं। क्योंकि कॉइल का काम क्या होता है? होल्डिंग कॉइल, ये कभी
होल्डिंग कॉइल इसलिए बोलते हैं इसको कि ये चीज़ों को होल्ड कर सकती है। होल्डिंग कॉइल, होल्डिंग का मतलब होता है जैसे किसी का फ़ोन आया, हम बोल देते हैं कि थोड़ा सा होल्ड कर दिए, अभी हम दूसरे से बात कर रहे हैं, तो कुछ देर के लिए होल्ड कर देते हैं। जैसे इमरजेंसी केस आया या कोई दिक्कत हुई या मशीन में कभी ज़्यादा वोल्टेज आ गया या कम वोल्टेज आ गया, तो उस केस में तुरंत जो है कॉन्टेक्टर हमारे अलग हो जाएंगे और हमारी मशीन जो मोटर है वो सुरक्षित हो जाएगी। तो शंट फील्ड जैसे आप उसमें खुल गए हैं या कोई ऐसी कंडीशन आ गई है तो वहाँ पे प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ओपन सर्किट फील्ड। अगर फील्ड सर्किट ओपन हो गया है तो वहाँ पर होल्डिंग कॉइल हमें सुरक्षा प्रदान करेगी हमारे मोटर को। ठीक, तो ये हो गया चौथे नंबर का, प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन सर्किट इन शंट फील्ड। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, डीसी कंपाउंड डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? रेटेड गति बनाए रखने के लिए, मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के लिए, मोटर ओवरलोडिंग से रोकने के लिए। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें आपको बताना है व्हाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज बाय चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदल कर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? समझ में नहीं आ रहा हिंदी क्या लिखा है? डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदल कर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? इंग्लिश हिंदी में समझ में नहीं आ रहा था, इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बार। व्हाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज ओनली बाई चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन डीसी कंपाउंड मोटर। हाँ, आप सही बता रहा है। जब चीज़ें आपको हिंदी में ना क्लियर हुआ करें तो आप लोग, मेरी गुजारिश है तुरंत उनको इंग्लिश में पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर इन केस में क्वेश्चन आपका बी नंबर सही है, दूसरा बोल रहा सी नंबर सही है, दोनों लोग अलग अलग तर्क लेके बैठे हो, कभी कभी क्या हो जाता है हिंदी में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो उस केस में जिस बच्चे ने इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करके आंसर सॉल्व किया है उसका आंसर सही माना जाएगा, हिंदी वाले को गलत माना जाएगा। क्योंकि जो हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं सब ट्रांसलेटेड होते हैं। जो ट्रांसलेटर होते हैं कभी कभी इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करते समय गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी तो जो उसका इंग्लिश में नाम लिखा होता है वही हिंदी में लिख देते हैं। जैसे कंडक्टर लिखा हुआ है इंग्लिश में तो उसको हिंदी में जो है उनको चालक लिखना चाहिए, लेकिन उसको भी वो हिंदी में ऐसे कंडक्टर लिख देते हैं। तो वहाँ पर अब अगर आप कंडक्टर को हिंदी में नहीं जानते हैं, चालक बोल रहे हैं, तो आप जो है उस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। कोशिश करिए जितने भी टेक्निकल टर्म हैं उनको हम इंग्लिश में सीखें। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा 75 नंबर। 75 नंबर का कौन सा सही है? 75 नंबर का बी नंबर सही है, मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए, रोटेशन इज चेंज ओनली बाय चेंजिंग आर्मेचर करंट मेथड डायरेक्शन इन डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल जाती है? इसलिए बदल दी जाती है कि ताकि मोटर का जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बना रहे कंटिन्यू। ठीक है, मोटर की जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बराबर बनी रहे। मोटर जैसे हमारी क्लॉकवाइज घूमने के डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिस्टर्ब ना हो, जो उसका वर्क हो प्रॉपरली वही वर्क करे। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है कि इसमें जो मोटर के केस होते हैं इसमें टार्क अगर जनरेशन सही से नहीं हुआ तो मोटर को घूमना क्लॉकवाइज है या एक्सटर्नल फोर्स कोई आ गया तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है। कभी कभी सप्लाई वहाँ से चेंज हो जाती है, पावर हाउस जब आती है जो मोटर होती हैं, हम अब इस समय थोड़ा सा एसी मोटर की बात कर रहे हैं, डीसी है, तो वहाँ से क्या करते हैं फेज सीक्वेंस बदल देते हैं तो आपका कनेक्शन वही है प्रॉपरली। कल जिस कनेक्शन जिस फ्रीक्वेंसी जिस फेज सीक्वेंस पे आपकी मोटर चल रही थी आज वो नहीं चलेगी। कारण इसलिए करते हैं, कभी कभी वो मज़ा मारने के लिए, खेल करने के लिए करते हैं ताकि जो है एरिया का लोड घटाया जा सके। जब तक सब लोग अपनी अपनी मोटर का कनेक्शन चेंज करेंगे, लोड बढ़ेगा, तब तक 2-2.5 घंटे 3 घंटे सप्लाई चल जाएगी। ऐसा वो फसलों के मौसम में करते हैं। जब सिंचाई का सीजन आता है उस समय वो मोटर का जो सप्लाई होती है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, उसका वो फेज सीक्वेंस रिवर्स कर देते हैं। तो उसके लिए फिर आपको अपने कनेक्शन खोल के पलटने होते हैं और उसके बाद अगले दिन फिर से वही पुराना सीक्वेंस कर देते हैं। तो फिर से आपको फेज सीक्वेंस जो है आपको RYB जो होता है, रेड येलो ब्लू होता है, तो उसको फिर से आपको कन्वर्ट करना होता है। तो ये चीज़ें वो जिनके यहाँ ट्यूबवेल है वो देखे होंगे, उनके साथ ये खेल होता है। खास करके धान के मौसम में जब फसलें होती हैं तो पानी का डिमांड अधिक होता है, उस समय ये लोग ऐसे मज़ा मारने के लिए खेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के रहे 15 क्वेश्चन। अगली स्लाइड में हम मिलेंगे 76वें क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे ज़्यादा एनालिसिस हम नहीं कर रहे हैं किसी क्वेश्चन का,
कारण है कि थ्योरी इसके बाद लाने वाले हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितनी जल्दी से जल्दी सीख ले, सॉल्व कर ले, एक बार देखे रहें तो एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ देखना सोचना नहीं पड़ेगा। वैसे मैं सब तो नहीं कह सकता, गारंटी कह रहा हूँ, अगर मेरे पढ़ाए गए क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं हूबहू 90% चांस है कि यही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मैं दावा कर रहा हूँ। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में।